नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के इतिहास से संबंधित, यानी गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित पहला पार्ट है जिसमें हम मुख्य मुख्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है तो सही उत्तर होगा ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है तो सही उत्तर होगा 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, हेनसांग ने भीनमाल को किस नाम से पुकारा? यानी चीनी शासक, ये चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को किस नाम से पुकारा? तो सही उत्तर होगा पीलो मोलो। मित्रों, याद रखिए कि हेनसांग ने, यानी जो चीनी यात्री हेनसांग आया था, उसने अपनी रचना सियुकी में भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से पुकारा। अगर बात करें कि हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो फिर सही उत्तर होगा कुचेलो। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कौन कौन से थे? या गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे तो सही उत्तर होगा मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो सही उत्तर होगा जुर्ज। मित्रों, याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों के समय कौन सा अरब यात्री भारत आया था तो सही उत्तर होगा सुलेमान। अगला प्रश्न, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा तो सही उत्तर होगा अल गुर्जर। और मित्रों, याद रखिए कि अल मसूदी ने राजा के लिए, यानी जो राजा शब्द है इसके लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था। कि बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों को उन्होंने अल गुर्जर और राजा को अल मसूदी ने बोरा शब्द, या राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किसके समय का है? ऐहोल अभिलेख किसके समय का है तो सही उत्तर होगा चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का। यानी ऐहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के समय का है और इस शब्द में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है तो सही उत्तर होगा रवि कीर्ति। अगला प्रश्न, वी.ए. स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। वी.ए. स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है तो सही उत्तर होगा हूणों की संतान। और मित्रों, अगर बात करें कि भगवान लाल इंदर जी ने कुषाणों के समय आए हुए बाहरी कहा। और अगला प्रश्न, डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है तो सही उत्तर होगा विदेश से आए हुए, अर्थात उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र माना जाता है तो सही उत्तर होगा मंडोर को। और मित्रों, याद रखिए कि गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र मंडोर को
HC के अनुसार माना गया है। और मित्रों, अगर बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो सही उत्तर होगा मंडोर। अगला प्रश्न, मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? यानी मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा मानी है या कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो सही उत्तर होगा 26 शाखा। और इन 26 शाखाओं में बात करें कि सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो फिर सही उत्तर होगा मंडोर शाखा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? यानी गुर्जर प्रतिहारों का या गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष या प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है, तो सही उत्तर होगा रोहिलिदी। अगला प्रश्न, चंदबरदाई ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी है। यानी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी है, तो सही उत्तर होगा गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। अगला प्रश्न, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किस शासक से माना जाता है, तो सही उत्तर होगा रज्जिल से। बात करें अगले प्रश्न की, मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा रज्जिल। और मित्रों याद रखिए कि रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की थी, तो वह कौन था, तो सही उत्तर होगा नरहरि। यानी रज्जिल के दरबार में जो उपस्थित ब्राह्मण था जिसने राजा की उपाधि धारण की थी, वह नरहरि था। अगला प्रश्न, पिल्ल पाणी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? पिल्ल पाणी यानी साहसिक कार्य करने वाला, तो पिल्ल पाणी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा नरभट्ट। अगला प्रश्न, मेवाड़ को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मेवाड़ को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, रोहिस कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? कि रोहिस कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर यानी महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो सही उत्तर होगा रज्जिल ने। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना था? नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना था, तो सही उत्तर होगा भोज प्रतिहार। अगला प्रश्न, जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा सिल्लूक। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सही उत्तर होगा प्रतिहार शासक सिल्लूक ने। अगला प्रश्न, प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणा वादक था। प्रतिहारों में एकमात्र वह शासक जो वीणा वादक था, तो सही उत्तर होगा झोट प्रतिहार। अगला प्रश्न, मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई थी?
मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई थी? तो सही उत्तर होगा बावुक ने। मित्रों याद रखिए कि मंडोर के विष्णु मंदिर में जो जोधपुर प्रशस्ति लगाई गई, ये बावुक ने 837 में लगवाई थी। यानी अगर सन की बात करें तो सन होगी 837 ईस्वी। अगला प्रश्न, 861 ईस्वी में गठियाला के 2 शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाए? 861 ईस्वी में गठियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण किसने करवाए थे? तो सही उत्तर होगा कक्कुक। मित्रों इसमें काकुक लिख गया है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये कक्कुक है। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है? किस प्रतिहार शासक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कक्कुक को। मित्रों याद रखिए कि अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलय माला में कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा कक्कुक। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण किसने कहा, तो फिर सही उत्तर होगा उद्योतन सूरी ने। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। अगला प्रश्न, जालोर, अवंती और कन्नौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। कि जालोर, अवंती और कन्नौज के जो प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? तो सही उत्तर होगा उज्जैन, उज्जैन या अवंती। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम कौन से धर्म को मानता था? या नागभट्ट प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो सही उत्तर होगा वैष्णव धर्म। यानी जो विष्णु को ये मानते थे और जो विष्णु की पूजा करता है उसे वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न, नागावलोक व मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? नागावलोक व मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। मित्रों याद रखिए कि नागावलोक, नारायण और मलेच्छों का नाशक तथा इंद्र के दंभ को नाश करने वाला नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। और ये किस प्रशस्ति में कहा गया? तो सही उत्तर होगा ग्वालियर प्रशस्ति में। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा वत्सराज को। और मित्रों याद रखिए कि दंती दुर्ग को हरने गर्भदान यज्ञ करने हेतु नागभट्ट प्रथम ने कहाँ आमंत्रित किया था? यानी दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक था को हरने गर्भदान यज्ञ करने हेतु नागभट्ट ने कहाँ पर आमंत्रित किया था? तो सही उत्तर होगा उज्जैन में। अगला प्रश्न, रणहस्तिन व जयवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? रणहस्तिन व जयवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सही उत्तर होगा वत्सराज ने। मित्रों याद रखिए कि रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि वाला ये प्रश्न हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया था कि रणहस्तिन की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वत्सराज ने। और याद रखिए कि रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध का हाथी। अगला प्रश्न, कुवलय माला के रचयिता उद्योतन सूरी किस शासक के समकालीन थे?
कुवलयमाला के रचयिता उद्योतन सूरी किस शासक के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा वत्सराज के। और मित्रों याद रखिए कि कुवलयमाला की रचना कब की गई थी? तो सही उत्तर होगा 778 ईस्वी में। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा वत्सराज। तो मित्रों सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर होगा कुवलयमाला में, यानी उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला में मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और मित्रों याद रखिए कि इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न, कुवलयमाला की रचना किस दुर्ग में की गई? यानी उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किस दुर्ग में की थी? तो सही उत्तर होगा जालोर दुर्ग में। और मित्रों याद रखिए कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो फिर सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न, ओसिया के महावीर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओसिया जोधपुर, यानी ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ओसिया के महावीर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर होगा वत्सराज ने। अगला प्रश्न, वत्सराज का दरबारी राज पुरोहित कौन था? तो सही उत्तर होगा दुग्गिल। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस प्रतिहार शासक ने किया? त्रिपक्षीय या जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला 100 वर्षों तक, इस संघर्ष का आरंभ किस प्रतिहार शासक ने किया था? तो सही उत्तर होगा वत्सराज ने। अगला प्रश्न, जालोर दुर्ग का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न, वत्सराज के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? वत्सराज के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा धर्मपाल, यानी पाल वंश का शासक धर्मपाल। अगला प्रश्न, वत्सराज ने धर्मपाल को किस युद्ध में हराया था? वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को किस युद्ध में हराया था? तो सही उत्तर होगा मुंगेर के युद्ध में। अगला प्रश्न, वत्सराज को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? वत्सराज को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ध्रुव प्रथम। मित्रों याद रखिए कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने हिस्सा लिया, यानी पाल वंश के शासकों के मध्य यह युद्ध 100 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न, वत्सराज के बाद प्रतिहार वंश का शासक कौन बना? वत्सराज के बाद प्रतिहार वंश का शासक कौन बना? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को कर्ण कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को कर्ण कहा गया है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय को। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के समकालीन पाल शासक कौन था? यानी नागभट्ट द्वितीय के समकालीन पाल शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा धर्मपाल, यानी वत्सराज के समय भी धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के समय भी पाल शासक धर्मपाल ही थे। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा गोविंद तृतीय। बात करें कि नागभट्ट द्वितीय के समकालीन पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था। अगला प्रश्न, कन्नौज विजय में नागभट्ट द्वितीय की सहायता किसने की थी? कन्नौज विजय में नागभट्ट द्वितीय की सहायता किसने की? तो सही उत्तर होगा गुवक चौहान ने। मित्रों याद रखिए कि सांबर शासक गुवक चौहान ने नागभट्ट द्वितीय की कन्नौज विजय में सहायता की थी। अगला प्रश्न,
प्रथम प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज को राजधानी बनाई। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज को राजधानी बनाई, तो सही उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। और मित्रों याद रखिए कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अस्थायी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न, परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की, तो सही उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय ने। और मित्रों यह भी याद रखिए कि यह उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय के समय धर्मपाल के बाद शासक कौन बना। नागभट्ट द्वितीय के समय धर्मपाल यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल के बाद शासक कौन बना, तो सही उत्तर होगा देवपाल। और मित्रों याद रखिए कि देवपाल यानी पाल वंश के शासक देवपाल का समय या शासनकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय ने जल समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय ने जल समाधि ली थी, तो सही उत्तर होगा गंगा नदी में। अगला प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, तो सही उत्तर होगा रामभद्र। और मित्रों याद रखिए कि रामभद्र का शासनकाल 833 ईस्वी से 836 ईस्वी तक रहा, यानी रामभद्र ने मात्र 3 वर्ष तक ही शासन किया। अगला प्रश्न, प्रतिहारों में पितृहंता शासक किसे कहा जाता है। यानी प्रतिहारों में पितृहंता शासक कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा मिहिर भोज को। और मित्रों याद रखिए कि मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या की थी, यानी मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की। अगला प्रश्न, मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है। यानी प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है, तो सही उत्तर होगा 836 से 885 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, प्रतिहारों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। यानी प्रतिहारों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, तो सही उत्तर होगा मिहिर भोज। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के समकालीन पाल वंश के शासक थे। मिहिर भोज के समकालीन पाल वंश के शासक थे, तो सही उत्तर होगा देवपाल, नारायणपाल और विग्रहपाल। यानी मिहिर भोज का जो शासनकाल रहा 836 से 885 ईस्वी तक, उसमें पाल वंश के शासक देवपाल, नारायणपाल और विग्रहपाल हुए। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था। मिहिर भोज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक था, तो सही उत्तर होगा अमोघ वर्ष। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के समकालीन चंदेल वंश का शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा जय शक्ति। यानी मिहिर भोज के समकालीन चंदेल वंश का शासक जय शक्ति था। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार करने वाला शासक कौन था। कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार करने वाला शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा प्रतिहार शासक मिहिर भोज। अगला प्रश्न, कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक था। कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा मिहिर भोज। और मित्रों बात करें कि कन्नौज को अस्थायी राजधानी किसने बनाई थी, तो सही उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय ने। अगला प्रश्न, मिहिर भोज के काल में आने वाला अरब यात्री कौन था। मिहिर भोज के काल में आने वाला अरब यात्री कौन था, तो सही उत्तर होगा सुलेमान। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की, या किस प्रतिहार शासक को आदि वराह के नाम से भी जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा मिहिर भोज को। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है। किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा महेंद्रपाल प्रथम को।
अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल माना जाता है, यानी प्रतिहार वंश का, यानी प्रतिहार वंश का वह शाख जिसे निर्भय नरेश कहा जाता है वह महेंद्रपाल। और बात करें कि महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल माना जाता है तो सही उत्तर होगा 885 से 890 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि कौन था? तो सही उत्तर होगा राजशेखर। अगला प्रश्न, राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो सही उत्तर होगा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और हरविलास। अगला प्रश्न, रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि धारण की थी, यानी वह प्रतिहार शासक जिसने रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि धारण की। तो सही उत्तर होगा महिपाल प्रथम ने। अगला प्रश्न, महिपाल प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? महिपाल प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा इंद्र तृतीय। अगला प्रश्न, अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर होगा महिपाल प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? किस प्रतिहार के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल के समय। और मित्रों बात करें सन की तो महमूद गजनवी ने 1018 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, गजनवी के भय से भागने पर राज्यपाल की हत्या किसने की थी? यानी महमूद गजनवी के आक्रमण से या उनके आक्रमण के भय से भागने पर राज्यपाल की हत्या किसने की? तो सही उत्तर होगा विद्याधर चंदेल ने। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा यशपाल। और मित्रों याद रखिए कि प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल का शासनकाल था। तो सही उत्तर होगा 1036 ईस्वी। अगला प्रश्न, यशपाल की हत्या कर गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? यशपाल की हत्या कर गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा चंद्रदेव गहड़वाल ने। अगला प्रश्न, प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली थी? या प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण की शैली थी? तो सही उत्तर होगा महामारू व पंचायतन शैली। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजेता रहा? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजेता रहा? तो सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। मित्रों याद रखिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला था जिसमें राष्ट्रकूट, पालवंश व गुर्जर प्रतिहार शामिल थे। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत भी गुर्जर प्रतिहारों के शासक वत्सराज ने की। और बात करें कि इसके विजेता या उनका अंत भी गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा ही किया गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस कक्षा में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।